हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा चौथा अध्याय है, कौन सा, आंकड़ों का प्रबंधन, उसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। मतलब कि उस अध्याय में हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी डिस्कस हम इसी एक वीडियो में करने वाली है, ताकि आप जब भी उस अध्याय को करें या फिर आप उसकी प्रश्नावली करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो और ऐसे इंट्रोडक्शन वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो हमारा अध्याय का नाम क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े क्या होते हैं पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। आंकड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाटाज कहते हैं, डाटा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं, उन्हें हम अगर एकत्रित करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, आंकड़े बन जाएंगे। सूचनाओं को एकत्रित करना क्या कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। ठीक है, तो अब हमारा अध्याय क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन। मतलब कि हमारे पास जो अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के आंकड़े होते हैं उन्हें कैसे प्रबंधित किया जाए, उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, उन्हें अच्छे प्रकार से कैसे मैनेज किया जाए, ताकि वो उनसे हम अच्छे प्रकार से बिल्कुल ही देखते सूचनाएं उनसे प्राप्त कर लें। मतलब कि आंकड़ों से सूचनाएं अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए उन्हें मैनेज तो करना ही होगा। तो वही हम इस अध्याय में सीखने वाले हैं। तो इसे मैनेज करने के भी कई तरीके होते हैं, इसे डाटा हैंडलिंग के हमारे पास कई तरीके होते हैं, आंकड़ों के प्रबंधन के कई तरीके होते हैं। उनमें से आप हमारा पहला क्या तरीका है कि अलेख्य रूप से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। इन डाटास को, आंकड़ों को अलेख्य रूप से भी हम आंकड़ों को व्यक्त कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के आलेखों द्वारा हम क्या करेंगे, आंकड़ों को अलग अलग प्रकार से व्यक्त करेंगे। ठीक है, उन्हें सुव्यवस्थित करेंगे ताकि वो हमें अच्छे से हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकें। मतलब कि उन्हें देखते हैं हमें पता लगा लें कि उनमें क्या सूचनाएं दी गई है। सूचनाओं को अच्छी प्रकार से व्यक्त करने के लिए आंकड़ों को क्या किया जाता है, आलेख्य रूप से व्यक्त किया जाता है। मतलब कि ग्राफिकली रूप से उन्हें व्यक्त किया जाता है। तो पहला हमारा तरीका हो जाएगा कौन सा, पहला हमारा तरीका हो जाएगा चित्रालेख द्वारा। ठीक है, चित्रालेख द्वारा मतलब कि पिक्टोग्राफ द्वारा, चित्र द्वारा अगर हमारे पास कोई सूचनाएं हमारे पास व्यक्त की जाए तो वो क्या कहलाता है, चित्रालेख कहलाता है। चित्रों द्वारा हमारे पास अगर कोई सूचनाएं व्यक्त की जा रही है तो वो क्या कहलाते हैं, चित्रालेख कहलाते हैं। ठीक है, चित्र आलेख द्वारा हमारे पास मतलब कि उस आलेख में हमारे पास क्या होंगे, चित्रों के द्वारा हमारे पास सूचनाएं व्यक्त की होगी, तो वह आलेख क्या कहलाएगा, चित्रालेख कहलाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे पास मंडे को, ठीक है, अगर हम ले लें मंडे को, तो अगर हम किसी विद्यालय में हम विद्यार्थियों की उपस्थिति का अगर ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सोमवार के लिए, फिर हम देखेंगे मंगलवार के लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोमवार को उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी आए थे, तो उन्हें हम क्या करते हैं, चित्रों द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा चित्र हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास क्या होंगे, विद्यार्थियों का साइन होगा। इस चित्र का मतलब हो जाएगा 100 विद्यार्थी। ठीक है, इस चित्र का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 विद्यार्थी। मान लिया कि क्या है, 100 विद्यार्थी है। इस चित्र का मतलब क्या है, 100 विद्यार्थी। तो मंडे को हमारे पास कितने विद्यार्थी है, मान लीजिए मंडे को हमारे पास आ गए 300 विद्यार्थी। ठीक है, एक चित्र का मतलब कितना है, 100 विद्यार्थी, दूसरे का 100 विद्यार्थी, तीसरे का 100 विद्यार्थी। मतलब कि मंडे को हमारे पास कितने विद्यार्थी आए हुए हैं, मंडे को हमारे पास आए हैं 300 विद्यार्थी आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को हमारे पास मतलब कि मंगलवार को हमारे पास कितने विद्यार्थी आए हुए हैं, तो मंगलवार को हमारे पास आए हुए हैं विद्यार्थी, मंगलवार को हमारे पास जैसे कि ये हम एक और बना लेते हैं। मंगलवार को हमारे मान लीजिए कि कितने विद्यार्थी आए हुए हैं, मंगलवार को हमारे पास आए हुए हैं 100 और 50, मतलब कि 150 विद्यार्थी आए हुए हैं। वो हम कैसे, ये हमारा जैसे कि हम इस साइन को मान लेते हैं, आधा साइन किसको व्यक्त करता है, ये आधा साइन व्यक्त करता है हमारे पास 50 विद्यार्थियों को। ठीक है, पूरे साइन का मतलब क्या हो जाएगा, 100 विद्यार्थी, और आधा साइन का मतलब क्या हो जाएगा, 50 विद्यार्थी, हमने ये मान लिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास चित्रों द्वारा सूचनाएं व्यक्त की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चित्रालेख कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको विभिन्न चित्रालेख आसानी से समझ जाना है। ठीक है, चित्रों द्वारा अगर हमारे पास सूचनाएं व्यक्त की होगी तो वे क्या कहलाएंगे, चित्रालेख कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वार, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से चित्रालेख हमारे पास बनाई जाती है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये इस विद्यार्थी का ये साइन हो, कोई और भी साइन हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई और भी सूचनाएं हो सकती है। जैसे कि अगर हम देख लेंगे किसी शोरूम में गाड़ियों की संख्या, तो गाड़ी का साइन यहाँ पे बना हो सकता है। मेन हमारा मकसद इसमें क्या होता है कि इसमें चित्रों द्वारा हमारे पास सूचनाएं व्यक्त की होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चित्रालेख हो जाएगा। ये हम मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक उदाहरण दे दिया। ठीक है, कि इस प्रकार से हमारे पास चित्रालेख होता है, उसमें चित्रों के द्वारा हमारे पास सूचनाएं व्यक्त की होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया चित्रालेख। और एक हमारा और होता है कौन सा, बार ग्राफ, या फिर दंड आलेख होता है। वो कैसे होता है, उसमें दंडों के द्वारा मतलब कि जो बार्स होते हैं
उनके द्वारा हमारे पास सूचना व्यक्त की होती है। तो वो कैसा बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा हमारा टाइप होता है दंड आलेख, ठीक है, दंड आलेख। वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, बार ग्राफ, इसे इंग्लिश में कहते हैं बार ग्राफ। मतलब कि वह आलेख जिसमें कि दंडों द्वारा हमारे पास, मतलब कि बार्स के द्वारा हमारे पास सूचना व्यक्त की होती है, वह क्या कहलाता है, दंडालेख कहलाता है। दंडालेख कैसे बनता है, इसमें हमारे पास हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो अक्ष है, एक अक्ष तो ये हो गई, ठीक है, एक अक्ष हमारे पास ये हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, दो अक्ष हैं और इनमें हमारे पास क्या दंड बने होते हैं। जैसे कि समान दूरी पर हमारे पास समान चौड़ाई के क्या बने होते हैं, दंड बने होते हैं। इसकी चौड़ाई समान होगी और हमारे पास ये दूरी इनके बीच में क्या होगी, समान होगी, इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, दंड कहलाते हैं। तो ये इसके द्वारा हमारे पास जो सूचना व्यक्त की होगी वे क्या कहलाएंगे, दंडालेख कहलाएंगे, ठीक है। ये चौड़ाई हमारी क्या है, यहाँ पे समान है, ये हम मान लेते हैं, इनके बीच में हमारे पास क्या है, समान चौड़ाई है, ठीक है। इसके द्वारा हमारे पास सूचना व्यक्त की होती है वह क्या कहलाता है, दंडालेख कहलाता है। दंडों के द्वारा जो सूचना व्यक्त की होती है वह क्या कहलाता है, दंड कहलाता है। और इसकी जो लंबाई होगी मतलब कि उसका उतना ही हमारे पास मान होगा, जितनी बड़ी इस दंड की लंबाई होगी उसका उतना ही बड़ा मान होगा। जैसे कि इसका सबसे बड़ा हमारे पास मान है, इसका उससे कम है और इसका इससे थोड़ा ज़्यादा है। मतलब कि इस दंड की जितनी लंबाई होगी वो उतना ही मान उसमें ग्रहण करेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी विद्यालय में हमारे पास 2016 से 2017 तक, ठीक है, ये हम मान लेते हैं 2016 से 2017 तक, और यहाँ पे हम इसका पैमाना ले लेते हैं। दंडालेख को बनाने के लिए हमारे पास क्या लेना होता है, पैमाना लेना होता है, ठीक है। एक अक्ष पर हमारे पास पैमाना लेना होता है। जैसे कि हाँ, यहाँ पे हम क्या लिखना है, विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, विद्यार्थियों की संख्या। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। तो हमें यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दर्शाने के लिए क्या लेना होगा, पैमाना लेना होगा। अगर यहाँ पे हम लिखें 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 100 विद्यार्थी हैं, फिर 200 विद्यार्थी हैं, तो उनको लिखने में हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पैमाना लेते हैं, पैमाना लेते हैं। मतलब कि ये इकाई हमारे पास कितनी बड़ी होगी, इसमें हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, तो हम इकाई यहाँ पे ले लेते हैं कि एक इकाई, मतलब कि ये एक डिब्बा इतना, एक इकाई कितने बराबर, किसके बराबर होगा, एक इकाई बराबर होगा 100 विद्यार्थी के, 100 विद्यार्थी के, 100 विद्यार्थियों के बराबर होगा एक इकाई। मतलब कि ये क्या है, 100 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 विद्यार्थी हो जाएगा। ये इतना हिस्सा हमारे पास क्या व्यक्त करता है, 100 विद्यार्थियों को व्यक्त करता है। दंडालेख को बनाने के लिए हमें क्या लेना होता है, पैमाना लेना होता है। तो यहाँ पे मतलब कि 2016 से 2017 तक, तो आगे हम लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 200, ठीक है। और वैसे ही आगे हमारे पास आ जाएगा, आगे हमारे पास आ जाएगा 300 और आगे आ जाएगा 400, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कि ये क्या है, 2016 से 2017 तक हमारे पास जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 400 है, ठीक है, 400 है। और वैसे हम आगे देखते हैं 2017 से 2018 का जो 70 है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उसमें हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं कितनी है, 300 है, ठीक है, 300 है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि 2017 से 2018 के हमारे पास जो 17 है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 300 है। ये जितना लंबाई का होगा, मतलब जितना लंबाई का होगा उसमें उतना ही मान हमारे पास उसमें होगा, उस दंड में होगा। जैसे कि ये दंड हमारे पास क्या है, बड़ा है, ये बार हमारे पास क्या है, बड़ा है, तो इसका मान हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि 400, ये इससे छोटा है, मतलब कि इसमें हमारे पास इससे कम मान होगा। कितना मान होगा, वो इसके सामने है, कितना है, 300, इस प्रकार से। और इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका मान लेते हैं कितना है, यहाँ पे मान लीजिए 500 है, ठीक है। तो 2018 और 2019 हमारे पास, 2018 से 2019 का जो 17 उसमें हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या मैंने मान ली कितनी है, 500। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया है कि दंडालेख कैसे बनती है। उनको बनाने के लिए हमारे पास दो तो अक्ष होती है और दोनों अक्षों पर हमारे पास अलग अलग सूचनाएं व्यक्त की होती है, ठीक है। जो सूचनाएं हमारे पास पैमाने के लिए होती है उन्हें हम पैमाने द्वारा यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे मान लिया कि एक इकाई बराबर कितने हैं, 100 विद्यार्थियाँ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या बना लिया, दंडालेख बना लिया है। ये तो होता है बार ग्राफ यानी कि दंडालेख। और एक हमारे पास होता है द्विदंडालेख। उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो दंड होते हैं, इस प्रकार साथ साथ में दो दंड होते हैं, वो मैं आपको बना के बता दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपकी ये जो चित्रालेख हो गया, दंडालेख होगा और द्विदंडालेख होगी, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। पहले वाले सिलेबस में आपके इसका थोड़ा बहुत हिस्सा था, लेकिन अब हमारे पास इसका केवल यहाँ पे इतनी जानकारी है कि ये होते क्या हैं, केवल हमें इतना ही पता हो यहाँ पे होना चाहिए। इसके बारे में बाकी जो पोर्शन था वो हमारे पास यहाँ पे इस साल आपके कट गया। क्लास 8 में इसका जो हमारा नए पैटर्न है उसमें ये हमारे पास पैटर्न कट गया। आपके पास केवल वर्तालेख यानी कि पाई चार्ट, उसका पूरा डिटेल से दिया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा।
लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि द्विदंड आलेख क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या है केवल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दंडालेख का बताया, उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि द्विदंड आलेख क्या होता है, तो उसको हम जान लेते हैं। तो अब हम जानेंगे द्विदंड आलेख के बारे में, द्विदंड आलेख के बारे में। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डबल बार ग्राफ, ठीक है। ये क्या होता है, पहले वाले में हमारे पास क्या था, एक ही बार था, मतलब कि एक ही दंड था। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास हो जाएंगे दो दंड हो जाएंगे। इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें दो दंड हमारे पास होते हैं। जैसे कि हम पहला दंड हमारे पास ये मान लीजिए, इसी के साथ इसका बिल्कुल ही पास में हमारे पास दूसरा दंड हम बना लेंगे, जैसे कि ये, ठीक है। इसी प्रकार से एक और बना लेंगे, और इस प्रकार से हमारे पास द्विदंड आलेख, मतलब कि दो दंडों द्वारा हमारे पास सूचना व्यक्त की होती है, तो वह क्या कहलाता है, द्विदंड आलेख हमारे पास कहलाता है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने क्या बना दिया, द्विदंड आलेख बना दिया। हम मान लेते हैं कि किसी विद्यार्थी द्वारा सन 2016 से 17 और 17 से 18 2 सालों में हमारे पास उस विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को हम यहाँ पे दर्शाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम पैमाना ले लेते हैं, 1 इकाई बराबर 10 अंक, ठीक है। 1 इकाई बराबर 10 अंक, इस प्रकार से हम यहाँ पे पैमाना ले लेते हैं, ठीक है। पैमाना हमारे पास हो जाएगा 1 इकाई बराबर हो जाएगा 10 अंक, मतलब कि इतना पोर्शन हमारा क्या व्यक्त करता है, 10 अंकों को व्यक्त करता है, ठीक है। तो पहला ये जो खाली डब्बा होगा वो हमारा व्यक्त करेगा, खाली डब्बा व्यक्त करेगा हमारे पास सन 2016 से 2017 के सन को, और भरा हुआ डब्बा, ठीक है, भरा हुआ डब्बा ये जो हमारे पास है ये हमारा व्यक्त करेगा 2017 से 2018 वाले सन को, 70 को, ठीक है। इस प्रकार से ये हम मान लेते हैं कि गणित विषय हेतु है, और ये हम मान लेते हैं किससे विषय हेतु है, अंग्रेजी विषय हेतु। ये बार ग्राफ हम मान लेते हैं कि इसके लिए अंग्रेजी विषय हेतु, ठीक है। इस प्रकार से तो हम यहाँ से हमें सूचना आसानी से दिख रही होगी कि उस विद्यार्थी ने हमारे पास सन 2016 से 2017 में गणित विषय में कितने अंक प्राप्त किए, तो गणित विषय में उसने इतने अंक प्राप्त किए, मतलब कि 20 से 30 के बीच में, या फिर हम मान सकते हैं कि उसने 26 अंक प्राप्त किए या फिर 27 अंक प्राप्त किए, या हम मान लेते हैं कितने 27 है। उसने 2016 से 17 के सन में गणित विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 27 अंक प्राप्त किए हैं। और उसी विद्यार्थी ने 2017 से 2018 के सन में गणित विषय में कितने प्राप्त किए हैं, 40 अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से ये सूचना हमारे पास द्विदंड आलेख में इस प्रकार से प्रदर्शित की होती है, ठीक है। बिल्कुल उसके जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हमारे पास दो दंड आलेख हमारे पास इस तरह से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको चित्रालेख, दंडालेख और द्विदंडालेख के बारे में ब्रीफली आपको बता दिया। आपको केवल इसके बारे में इतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे वर्तालेख के बारे में। उसका हमारे पास क्या डिटेल से हमारे पास दिया हुआ है, वर्तालेख या फिर पाई चार्ट। वर्तालेख को क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। उसके बारे में हमारे पास क्या डिटेल से है, तो वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्तालेख, ठीक है। अब हम जानेंगे वर्तालेख के बारे में। वर्तालेख या फिर इसे क्या कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं पाई चार्ट। ये दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। वर्तालेख का मतलब क्या है, इसे इसका नाम से स्पष्ट है। वर्तालेख मतलब कि ऐसा आलेख जिसमें हमारे पास क्या होगा, वर्त बना होगा। ऐसा आलेख जिसमें कि वर्त द्वारा हमारे पास सूचना प्रदर्शित की होगी, वह क्या कहलाएगा, वर्तालेख कहलाएगा। मतलब कि हमारे पास एक सर्कल बना होगा, उससे हमारे पास क्या व्यक्त की होंगी, सूचना व्यक्त की होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्तालेख, या फिर उसे ही हम क्या कहेंगे, पाई चार्ट कहेंगे। जैसे कि आपके सामने ये क्या है, एक मैं आपके सामने बना देता हूँ। जैसे कि हमने मान लिया क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब इसके द्वारा हम सूचनाएं कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसके द्वारा हमारे पास जो त्रिज्या खंड होता है उसके द्वारा हम सूचनाएं प्रदर्शित करते हैं। जितना बड़ा उसका त्रिज्या खंड होगा उसका उतना ही ज़्यादा मान होगा, ठीक है। पहले वाले में हम जो बार ग्राफ या फिर जो डबल बार ग्राफ पढ़ रहे थे उसमें तो जो दंड जितना बड़ा था उसके उतना ही मान था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जितना बड़ा ये त्रिज्या खंड बड़ा होगा उतनी हमारे पास क्या होगी, इसमें सूचनाएं ज़्यादा होगी, मतलब कि उसमें उतना ही ज़्यादा इसका मान होगा। जैसे कि ये हमारे पास क्या छोटा त्रिज्या खंड है, मतलब कि इसमें हमारे पास कम मान है, और इसमें हमारे पास ज़्यादा मान है, और इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा मान है, ठीक है। ये 3 त्रिज्या खंड आपके सामने है, ठीक है। त्रिज्या खंड की मोटाई हमारे पास क्या व्यक्त करेगी, उसका मान व्यक्त करेगी। जितना बड़ा त्रिज्या खंड होगा उसमें उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, मान होगा। और आपको पता होगा कि वृत्त के केंद्र पर हमारे पास कितना कोण होता है, मतलब कि यहाँ पे हमारा कितना कोण होता है, तो वृत्त के पूरे केंद्र पर हमारे पास होता है ये पूरा चक्कर, मतलब कि 360 डिग्री का हमारे पास क्या होता है, वृत्त पर केंद्र पर कोण होता है। वृत्त का केंद्रीय कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इस पे सूचनाएं कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हम यहाँ पे त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोण द्वारा सूचनाएं प्रदर्शित करेंगे।
मतलब कि हमारे पास ये जो त्रिज्या खंड है ये कितने डिग्री का कोण हमारे पास वर्त में से ले रहा है, मतलब कि वर्त के केंद्रीय कोण से, केंद्रीय भाग से हमारे पास कितने डिग्री का कोण ये वाला त्रिज्या खंड घेर रहा है। तो मान लीजिए कि ये कितना है, मतलब कि ये 50 डिग्री हम मान लीजिए, ठीक है, कि 50 डिग्री का भाग हमारे पास घेर रहा है 360 डिग्री में से। ये कितना भाग घेर रहा है, ये भाग हमारा घेर रहा है 110 डिग्री से, ठीक है, इस प्रकार से, और बच गया वो इस प्रकार इस त्रिज्याखंड में हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि जिस त्रिज्याखंड की डिग्री वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। हमें पाई चार्ट बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए कि उस त्रिज्याखंड की डिग्री वैल्यू कितनी है। अगर ये हमें यह पता हो तो हम पाई चार्ट आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, डिग्री वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, वो मैं आपको एक उदाहरण द्वारा बता देता हूँ। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक कक्षा में हमारे पास क्या है कि आइसक्रीम को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हम देख लेते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ आइसक्रीम पहले हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ आइसक्रीम हम देखते हैं, जैसे कि पहले की हमारे पास है चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है, और दूसरे में हम ले लेते हैं वनीला आइसक्रीम, कि इसको कितने विद्यार्थियों ने हमारे पास पसंद की है। और तीसरा हम मान लेते हैं कि अदर कैटेगरी में हमारे पास कितने विद्यार्थियों ने इसको पसंद किया है, मतलब कि इनके अलावा जो हमारे पास जो बच गए उनको कितने व्यक्तियों ने पसंद किया है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो चॉकलेट आइसक्रीम है उसको कितने विद्यार्थियों ने पसंद किया, 50% विद्यार्थियों ने चॉकलेट वाली आइसक्रीम को पसंद किया, ठीक है, इतना हम मान लेते हैं। और हम मान लेते हैं कि 25% विद्यार्थियों ने वनीला जो हमारी आइसक्रीम है उसको पसंद किया, और 25% अदर हमारे पास विद्यार्थियों ने पसंद किया, मतलब कि इनके अलावा विद्यार्थियों ने आइसक्रीम के प्रकार को हमारे पास पसंद किया। तो यहाँ पे अब हम क्या करना है कि इनका वर्तालेख बनाना है। ये हमारे पास जो सूचना दी गई है इसे हमें वर्तालेख द्वारा दर्शाना है, मतलब कि पाई चार्ट, मतलब कि वर्त आलेख द्वारा हमें ये सूचना प्रदर्शित करनी है। तो वो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो वर्तालेख को बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो ये प्रत्येक प्रकार है, चॉकलेट है, वनीला या फिर अदर है, ये वर्त में हमारे पास कौन सा भाग प्रदर्शित कर रहा है, ये वर्त का कौन सा भाग प्रदर्शित कर रहा है, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो पहले तो हम उसका संपूर्ण का भाग निकाल लेते हैं, मतलब कि वर्त का कौन सा भाग प्रदर्शित करता है वो हम निकाल लेते हैं, इसे मतलब कि फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। पहला काम तुम्हारा ये हो जाएगा, इसके फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, मतलब कि वर्त का कौन सा भाग निरूपित कर रहा है वो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम देखते हैं जैसे कि संपूर्ण का भाग, ठीक है, संपूर्ण का भाग हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो संपूर्ण का भाग कैसे ज्ञात करेंगे, तो 50%, तो यहाँ पे हम परसेंट हटाएंगे तो बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100, मतलब कि बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2, मतलब कि हमारे पास जो चॉकलेट वाली आइसक्रीम है वो वर्त में हमारे पास पूरे हमारे पास जो ये सर्कल है, ठीक है, इसका कौन सा भाग प्रदर्शित करती है, 1/2 भाग प्रदर्शित करती है, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। वैसे हम यहाँ पे वनीला फ्लेवर के लिए ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे तो बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 1/4, ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास जो वनीला वाला जो हमारा ऑप्शन है वो हमारे पास कितने भाग को प्रदर्शित करता है, वर्त के 1/4 भाग को प्रदर्शित करता है। और वैसे ही हमारे पास ये अदर कैटेगरी आएगी तो इसका परसेंट हटाएंगे तो इसके बटे में हमारे पास हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास 1/4 भागों निरूपित करती है, ठीक है। वर्त के 1/4 भाग को हमारे पास अदर वाली कैटेगरी, और वर्त के 1/4 भाग को वनीला वाली, और एक वर्त के 1/2 भाग को हमारे पास चॉकलेट वाली कैटेगरी प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या ज्ञात कर लिया, इसका भाग ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि वर्त में मैंने आपको बताया था कितने डिग्री होते हैं, केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसकी डिग्री वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। डिग्री वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, तो इसे हम क्या करेंगे, तो डिग्री वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फ्रैक्शन आती है उसे हम क्या करते हैं, 360 डिग्री से गुणा करते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, डिग्री वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ से 2 के पाड़े से ये कट रहा है 360 डिग्री, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो चॉकलेट वाली कैटेगरी है वो वर्त का 1/2 भाग निरूपित करती है, और कितनी डिग्री निरूपित करती है, 180 डिग्री निरूपित करती है। पहले तो हमने इसकी फ्रैक्शन ज्ञात कर ली, मतलब कि संपूर्ण का भाग ज्ञात कर लिया, और फिर उसे हमने डिग्री में बदल लिया। डिग्री में बदलने के लिए हमने क्या किया, 360 डिग्री से उसे गुणा कर दिया, तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री। मतलब कि ये यहाँ पे वर्त का, जैसे कि मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे इतना पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कोण हमारे पास मान लीजिए 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या चॉकलेट के लिए है, ये हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है, 180 डिग्री। यह दबाव हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर ने यहाँ पे प्रदर्शित कर लिया,
ठीक है। वैसे हम इसका भाग याद करते हैं वनीला फ्लेवर का, तो 1/4 हमारे पास क्या है, इसका संपूर्ण का भाग है। अब 1/4 को हमें डिग्री में बदलना है, तो इसे क्या करेंगे, 360 डिग्री से गुणा करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या होगी, इसकी डिग्री में वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो वनीला फ्लेवर है वो वर्त का कितना भाग निरूपित करती है, 1/4 भाग निरूपित करती है। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। और अब हमें ज्ञात करना है कि उसके डिग्री में वैल्यू, तो डिग्री में वैल्यू के लिए हमने 360 डिग्री उसे गुणा कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। हमें संपूर्ण का भाग याद करने के लिए, मतलब कि उसे फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना उसने भाग निरूपित किया और बटे में हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है। बटे में हम टोटल का भाग कर देते हैं तो हमारे पास संपूर्ण का भाग आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। मतलब कि वनीला फ्लेवर हमारे पास कितना भाग निरूपित करती है, 90 डिग्री का भाग निरूपित करती है वनीला फ्लेवर। ठीक है, और इसी प्रकार से हम अदर की ज्ञात करते हैं, तो ये दोनों का परसेंटेज समान है, मतलब इनकी डिग्री वैल्यू भी कितनी आएगी, समान आएगी। तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पर निरूपित करेगा अदर। ठीक है, इस प्रकार से आपको पाई चार्ट बनाने होते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको जो पहला काम करना है वो क्या करना है कि संपूर्ण का भाग ज्ञात करना है, मतलब कि फ्रैक्शन ज्ञात करनी है, मतलब कि उस वर्त का वो कितना भाग निरूपित करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे तो मैंने चॉकलेट कैटेगरी ली है, आपको अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आपको सूचनाएं दी गई होगी। ठीक है, तो उनका हमें पहले क्या ज्ञात करना होगा, संपूर्ण का भाग ज्ञात करना होगा इस प्रकार से, और फिर उसे डिग्री में व्यक्त करके, मतलब कि 360 डिग्री से गुणा करके हम यहाँ पे पाई चार्ट में, और फिर उसे यहाँ पे हम वर्त में दर्शा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास पाई चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसे हम एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, इसका दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि एक कक्षा है। ठीक है, उसमें हम विद्यार्थियों से उनके पसंद पूछते हैं, मतलब कि वो कौन सा रंग पसंद करते हैं वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि पहले हम यहाँ पे पहला हम पॉइंट बना लेते हैं कि रंग। ठीक है, वो विद्यार्थी, जैसे कि हम साइड में यहाँ पे बना लेते हैं कि वो विद्यार्थी कौन सा रंग पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब माना कि नीला रंग को हमारे पास पसंद किया 18 व्यक्तियों ने। ठीक है, पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, नीले रंग को पसंद करने वाले हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, 18 विद्यार्थी हैं। और वैसे लाल रंग को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 9 विद्यार्थी हैं। और पीले रंग को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं। हरे रंग को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका टोटल ज्ञात कर लेना पहले तो, क्योंकि हमें संपूर्ण का भाग ज्ञात करने के लिए उसे टोटल से भाग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास इसका 36। ठीक है, इसका टोटल आप करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36। अब हमें क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण का भाग ज्ञात करना है, मतलब कि नीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों के लिए, मतलब कि वो उस वर्त में, जैसे कि इस वर्त में ये कितना भाग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इस वर्त में कितना भाग प्रदर्शित करता है हमारे पास नीला वाला, ये कैटेगरी हमारे पास इस वर्त का कितना भाग निरूपित करती है, पहले तो हम वो ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संपूर्ण का भाग, और आगे हम एक और कैटेगरी बना लेते हैं, इसका केंद्रीय कोण, क्योंकि हमें केंद्रीय कोण भी ज्ञात करना पड़ेगा त्रिज्यखंड बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे केंद्रीय कोण। ठीक है, इस प्रकार से संपूर्ण का भाग ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करें, नीले रंग के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो नीले रंग को कितने व्यक्तियों ने पसंद किया, 18 व्यक्तियों ने, टोटल कितने हैं, 36 हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, इस फ्रैक्शन को हम काटेंगे तो हमारे पास 1/2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वैसे लाल रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 9 हैं, टोटल कितने हैं, 36 हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/4। और वैसे पीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 6 हैं, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 36 हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/6। और वैसे हरे रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 3 हैं, और टोटल हमारे पास है 36। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/12। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहले क्या ज्ञात कर लेना है, संपूर्ण का भाग ज्ञात कर लेना है, मतलब कि वो हमारे पास, जैसे कि नीले रंग हमारे पास इस वर्त का कौन सा भाग कितना भाग निरूपित करता है। इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि नीले रंग को कितने व्यक्तियों ने पसंद किया और बटे में हमारे पास क्या है, टोटल है। टोटल यहाँ पे अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे तो हमारे पास टोटल कितना आ रहा था, 36 आ रहा था, और पहले वाले सवाल में हमारे पास टोटल कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। लेकिन अलग अलग सवालों में टोटल क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, संपूर्ण का भाग ज्ञात कर लिया। अब इसे केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए, मतलब कि कितने डिग्री का त्रिज्यखंड यहाँ पे ये बनाएगा, नीले रंग वाला, लाल रंग वाला, पीले रंग वाला। ठीक है, कितने डिग्री का त्रिज्यखंड हमारे पास बनाएगा, वो हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है उसको 360 डिग्री से गुणा करते हैं, मतलब कि 1/2 को 360 डिग्री से गुणा करेंगे, और फिर हमारे पास जो डिग्री वैल्यू आ जाएगी उस प्रकार से हम इसके त्रिज्यखंड में इसे दर्शा देंगे। वैसे हम 1/4 को
360 डिग्री से गुणा करेंगे तो हमारे पास डिग्री वैल्यू आएगी। वैसे 1/6 को 360 डिग्री से और 1/12 को 360 डिग्री से, ठीक है। इनकी हमारे पास जो डिग्री वैल्यू आएगी उस प्रकार से हम इसे तीसरे खंड में इन्हें दर्शा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसकी डिग्री वैल्यू ज्ञात कर ली। और अब हम यहाँ पे इसे तीसरे खंड में दर्शा देंगे। तो नीले रंग वाले को 180 डिग्री, नीले रंग वाले को 180 डिग्री मिले हैं, मतलब कि ये पूरा क्या हो जाएगा, नीले रंग के लिए हो जाएगा, ठीक है। हमने इसे पाई चार्ट में दर्शा दिया। और वैसे हमारे पास लाल रंग के लिए क्या है, 90 डिग्री है, मतलब कि ये इतना पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, लाल रंग के लिए हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा लाल रंग के लिए। और वैसे हमारे पास पीले रंग के लिए कितने हैं, 60 डिग्री, और हरा रंग के लिए हमारे पास है 30 डिग्री। तो ये हम मान लीजिए कि ये इतना क्या है, 30 डिग्री है, और ये हमने मान लिया कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से आपको पाई चार्ट बनाना होता है। आई होप कि आप सभी को वर्तालेख या फिर पाई चार्ट बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले हमें संपूर्ण का भाग ज्ञात कर लेना है, फिर उसे केंद्रीय कोण में बदलने के लिए उसे क्या ज्ञात, किसे 360 डिग्री से गुणा करते हैं, क्योंकि इस पूरे वर्त में हमारे पास केंद्रीय कोण, ये जो पूरा कोण है ये कितने होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमें त्रिज्याखंड ज्ञात करना है कि वो कितना त्रिज्याखंड, कितना भाग ये वर्त का निरूपित करता है, तो उसके लिए हमें त्रिज्याखंड ज्ञात करना होता है। तो त्रिज्याखंड के लिए हमें यहाँ पे इसका कोण ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो कोण हमने ज्ञात कर लिया, जैसे कि लाल रंग के लिए 90 डिग्री है। तो दोस्तों ये तो हो गया पाई चार्ट या फिर वर्तालेख। आई होप कि आप सभी को वर्तालेख या फिर पाई चार्ट बनाना अच्छे से आ गया होगा। अब हम अध्याय में आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय में आगे हमारे पास क्या है, संयोग और प्रायिकता, उनके बारे में हमारे पास कुछ मैटर दिया गया, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं संयोग के बारे में, मतलब कि चांस के बारे में। जैसे कि अगर आप, जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और अगर आप मान लीजिए बरसात का मौसम हो रहा है, तो अगर ये भी संभावना हो सकती है कि आपके घर से निकलते ही क्या हो जाए, बरसात हो जाए, ठीक है। ये आपकी संभावना हो सकती है कि बरसात का मौसम है, मान लीजिए कि अगर बरसात हो सकती है, ये आपको पता है, तो आप घर से बाहर निकलते हैं और निकलते ही हमारे पास क्या हो सकती है, बरसात हो सकती है। एक तो हमारे पास चांस ये हो सकता है, और एक हमारे पास ये संयोग हो सकता है कि हम घर से बाहर निकलें और वर्षा हो ही ना, ठीक है। हम अगर घर से 2-3 बार 5-6 बार जब भी हम बाहर निकलें तो घर से वर्षा हो ही ना, मतलब कि घर से बाहर निकलते ही वर्षा हो ही ना। तो ये हमारे पास चांस, अलग अलग चांस हो सकते हैं। मतलब कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हम ये एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये होगा कि नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घर से बाहर निकलते ही वर्षा हो या ना हो, ये हमारे पास हाथों में नहीं है, ये हमारे पास हम डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब कि ये एग्जैक्ट नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि हम जितनी भी बार घर से बाहर निकले हमारे पास वर्षा हो जाए, ठीक है। जितनी बार हम घर से बाहर निकले वर्षा हो ही ना, कभी भी हो ही ना, जितनी बार हम घर से बाहर निकले, मतलब कि इसका परिणाम हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो इनके बारे में हमें पता नहीं होता। इस प्रकार के परिणामों के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आगे होने क्या वाला है। तो इसके बारे में हम इस अध्याय में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम उन परिणामों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में, जिनका हमें क्या अच्छे से पता हो। उन संयोगों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जिनका परिणाम हमें अच्छे से पता हो कि इसका परिणाम या तो यही आएगा या फिर यही आएगा, मतलब कि एग्जैक्ट हमें बताओ कि उसके परिणाम क्या होती है। जैसे कि आपके मैं सामने उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हमारे पास अगर सिक्का है, ठीक है, अगर हम उस सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो या तो आ सकता है उसका हेड या फिर आ सकता है टेल। हमारे पास केवल 2 ही परिणाम आ सकते हैं। हाँ, अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास कितने परिणाम आ सकते हैं, केवल 2 ही परिणाम आ सकते हैं। या तो आएगा हेड या फिर आएगा टेल, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो पहले वाला उदाहरण दिया था, कौन सा, बरसात वाला, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बरसात आए या ना आए, उसमें हमारे पास कन्फर्म नहीं है कि ये परिणाम आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सिक्के को उछालें तो हमारे पास परिणाम कन्फर्म आएगा कि या तो आएगा हेड या फिर टेल। जैसे कि अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हमारे पास आता है हेड या फिर टेल, इसके अलावा हमारे पास कोई परिणाम नहीं आएगा। मतलब कि इस परिणाम के आने के चांस भी हमारे पास जितने हैं, उस परिणाम के आने के चांस भी हमारे पास उतनी है। मतलब कि दोनों परिणाम के आने के चांस हमारे पास क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार के परिणाम हमारे पास क्या कहलाते हैं, समसंभावित परिणाम कहलाते हैं। इस प्रकार की घटनाओं या फिर परिणाम को हम क्या कहते हैं, समसंभावित परिणाम कहते हैं। मतलब कि उनमें हमारे पास जो परिणाम आने के संयोग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि जितने हमारे पास चांस हेड आने के हैं उतने चांस हमारे पास क्या हैं, टेल आने के, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। मैं आपको इसका एक और उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक पासे को उछालते हैं। पासे पर आपको पता है कि कितनी संख्याएं होती है, 6 संख्याएं होती है, ठीक है। तो पासे के उछालें तो हमारे पास इन 6 संख्याओं को आने के कितने चांस हैं, बराबर चांस है। मतलब कि जितने चांस एक आने के हैं
उतने चांस हमारे पास क्या है 5 आने के हैं, उतने चांस हमारे पास क्या है 2 आने के हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनके आने के चांस क्या हैं बराबर हैं। तो इस प्रकार के परिणाम या फिर इस प्रकार के हमारे पास जो प्रयोग होते हैं वे क्या कहलाते हैं, समसंभावित हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रयोग कहलाते हैं, समसंभावित प्रयोग कहलाते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। इस प्रकार के परिणाम हमारे पास क्या कहलाएंगे, समसंभावित परिणाम कहलाएंगे, जिनमें हमारे पास उनके आने के संयोग मतलब कि संयोग क्या होते हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इसका मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और अब हम बात करते हैं कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिक्के को उछालें तो हमारे पास क्या आएगा, हेड या फिर टेल। लेकिन हम ये कन्फर्मली नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं बता सकते कि यहाँ पे हेड ही आएगा या फिर टेल आएगा। वैसे हम यहाँ पे पासे के लिए बात कर लेते हैं। अगर हम पासा उछालेंगे, पासा को डाइस करेंगे, फेंकेंगे, उसे टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इस प्रकार से हमारे पास ये संख्याएँ आ सकती है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि हमारे पास 1 ही आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रयोग, इस प्रकार से जिन प्रयोगों का हमें परिणाम एग्जैक्टली नहीं पता होता वे प्रयोग हमारे पास क्या कहलाते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। मैंने आपको समसंभावित परिणाम बता दिया और आपको बता दिया यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं घटना के बारे में कि घटना क्या होती है। तो घटना क्या होती है कि कोई भी परिणाम अगर हमें प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है, घटना ही होता है। कोई भी परिणाम या फिर परिणामों का समूह हमारे पास क्या होता है, घटना ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिक्का उछाला तो हमारे पास कितने परिणाम आ सकते हैं, इसके 2 परिणाम आ सकते हैं। तो सिक्का उछालना ये क्या हो जाएगी, हमारे पास एक घटना ही हो जाएगी। घटना को मैंने आपको, आप उस इतना ध्यान रखिए कि परिणाम या फिर परिणामों के समूह को क्या कहते हैं, हम घटना कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। और अब हम बात कर लेते हैं प्रायिकता के बारे में। तो प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना के होने की संभावना को ही क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी घटना के होने की हमारे पास जो संभावना होती है, उसके जो चांस होते हैं घटित होने के, वही हमारे पास क्या होती है, प्रायिकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रायिकता ज्ञात कैसे करते हैं। तो प्रायिकता ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र क्या होता है, प्रायिकता ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता ज्ञात करने का हमारे पास एक सूत्र ये होता है कि हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में हमारे पास आ जाएगी कुल परिणामों की संख्या। एक तो हमारे पास ये तरीका हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हमने कि पासा उछाला, ठीक है, एक पासा उछाला तब हमारे पास कितने परिणाम है, इसके 6 परिणाम है। अगर आपसे कोई पूछे कि पासा उछालने पर अभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक पासा उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो अभाज्य संख्या आने की मतलब कि अभाज्य संख्या हमारे पास क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, एक तो होगी 2, 3 और हमारे पास 5। ये 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या, ठीक है, और बटे में हमारे पास टोटल जो परिणाम है उनकी संख्या, टोटल हमारे पास क्या है, 6 है। इस प्रकार से एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3/6। ये हम मान लीजिए क्या अनुकूल परिणाम है, ऊपर वाले क्या है, अनुकूल परिणाम है, मतलब कि जो हमें यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, जो हमें यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, हमें ये भी पूछ सकता था कि अभाज्य संख्या नहीं आने की, ठीक है, तो मतलब कि इसके बाकी जो हमारे पास परिणाम बच गए उनकी संख्या हम यहाँ पे लिख देते, तो उसकी प्रायिकता भी हमारे पास यही आती 3/6, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं, तो एक तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 अभाज्य संख्या हमारे पास नहीं है, मतलब कि 3/6। टोटल हमारे पास कितनी है, ये 6 परिणाम है। बटे में हमारे पास क्या आता है, कुल परिणामों की संख्या आती है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में हमारे पास आ जाता है कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, एक तो तरीका हमारा ये हो सकता है परिणामों के रूप में, एक हमारे पास होता था घटना के रूप में। तो घटना का मैंने आपको बताया था, घटना क्या होती है, घटना यही होती है, परिणाम आने को या फिर परिणामों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं, घटना कह सकते हैं। ठीक है, तो घटना के रूप में हमारे पास क्या हो जाएगी, एक घटना की प्रायिकता, एक घटना की प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी कि उस घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या। ठीक है, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, बटे में हमारे पास यही आ जाएगा कि उस घटना को, घटना के कुल परिणाम मतलब कि कुल परिणाम हमारे पास क्या आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे कुल परिणामों की संख्या। तो सूत्र लगभग बिल्कुल ही क्या है, सेम सही है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेंगे कि घटना की प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, घटना का मतलब हमारे पास क्या है, परिणाम है, परिणाम या फिर परिणामों के समूह को हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। ठीक है, तो घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या व्यक्त करेगी, प्रायिकता व्यक्त करेगी। प्रायिकता का हमारे पास ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले द्वारा आप आसानी से प्रायिकताएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ये हमारे पास क्या, हम केवल सम प्रायिक या फिर सम संभावित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। ठीक है,
हम इस अध्याय में केवल समसंभावित या फिर समप्रायिक, समसंभावित को क्या कहते हैं, समप्रायिक भी कहते हैं। ठीक है, तो पासा फेंकना या फिर सिक्के को उछालना ये हमारे पास क्या होती हैं, समप्रायिक या फिर समसंभावित घटनाएं होती है। ठीक है, इस प्रकार की प्रायिकता हमें इस अध्याय में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको इस अध्याय से रिलेटेड जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें थी उन सारों के बारे में आपको इस अध्याय में बता दिया है। क्या आई होप कि आप सभी को सब अच्छे समझ में आ गया होगा। ये अध्याय आपका ज़्यादा बड़े नहीं है, इसमें केवल 4.1 और 4.2 ही है। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी आपके सामने बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी को सब अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।